हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो 10वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, वो किससे रिलेटेड है। तो 10वीं अनुसूची हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, which of the following states does not follow the 6th schedule of the Constitution, which deals with the administration and control of tribal areas? तो इनमें से कौन से स्टेट के अंदर 6th शेड्यूल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल नहीं होता है ट्राइबल एरियाज में? तो ये है नागालैंड। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट 6 शेड्यूल में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट गवर्न बाय 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो त्रिपुरा है इसमें, असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं आता। तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द साइज ऑफ द लोकसभा under which elected members and members represent the Anglo-Indian community who are nominated by the President of India। तो इसमें ये पूछा है कि लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं और उनमें से कितने मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये कितने होते हैं हमारे 550 मेंबर होते हैं लोकसभा में, और 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्पीकर विल हैव द फाइनल कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स इन द हाउस। यानी अगर पार्लियामेंट में वोट जो है वो किसी भी एक्ट पे दोनों पे बराबर बराबर हो जाए, 50-50 वोट हो जाए, तो कास्टिंग वोट की पावर होती है स्पीकर के पास। तो ये पावर स्पीकर को कौन से आर्टिकल से दी गई है? तो ये है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 स्पीकर को कास्टिंग वोट की पावर देता है। नेक्स्ट है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है तो भारतीय संविधान में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बजट। हमारा बजट है, उसको संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इंसर्टेड सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी वर्ड जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन करके। तो ये कौन से आर्टिकल से किए हैं? तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताता है आर्टिकल 368। तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 368। नेक्स्ट है, द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द विच अमेंडमेंट एक्ट। कि भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, उसमें सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट करके? तो ये है 42nd, 42वां संविधान संशोधन करके इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन substituted the words sovereign democratic republic with the words sovereign socialist secular democratic republic and unity of the nation with the words unity and integrity of the nation। हमारी जो फर्स्ट प्रीएम्बल जब ऐड की गई थी तो उसमें लिखा गया था हमारा कंट्री होगा सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद इसमें 2 वर्ड जोड़ दिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा हमारा इंडिया, और यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह हो गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
तो ये जो 3 वर्ड जोड़े हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़े हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो ये 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया है। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? तो ये किसके बारे में बताता है? प्रीएम्बल। हमारा जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, उसका एक इंट्रोडक्शन है। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है केशवानंद भारती केस इन 1973 स्टेम द क्वेश्चन ऑफ द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, जबकि बेरुबाड़ी केस में इसका उल्टा था कि इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री। क्या चीज है जो डिस्क्राइब करती है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? तो ये कौन डिस्क्राइब करता है? प्रीएम्बल। हमारी प्रीएम्बल में ही बताया गया है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन ड्यू टू इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। कि इंडिया ने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, तो जो भारतीय नागरिक है उनको कौन से अधिकार मिलते हैं उसके तहत? तो इसमें मिलता है राइट टू फॉलो द रिलीजन एज पर देयर विल और डिजायर। जो इंडियन सिटीजन है कोई भी, तो वो अपनी इच्छा से कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इंडिया इज ए थियोक्रेटिक कंट्री, ये ऑप्शन गलत है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ऑप्शन बी सही है कि भारत जो एक पंथ निरपेक्ष देश है। अगला है इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म सोशलिज्म डेराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सोशलिज्म वर्ड है वो कहां से इंस्पायर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में ऐड किया गया है? समाजवाद सब हमने जोड़ा है रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द थॉट ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थॉट्स, उसको बनाने वाले जो उसके संविधान निर्माता थे, उनके थॉट्स किस में रिफ्लेक्ट होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रीएम्बल में। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक मेंशन इन द प्रीएम्बल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये इंडिकेट नहीं, रिपब्लिक स्टेटमेंट के बारे में नहीं इंडिकेट करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए सर्टेन पीरियड। तो ये तो सही है, रिपब्लिक कंट्री में यही होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन, तो ये भी रिपब्लिक को डिफाइन करता है। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, ये भी रिपब्लिक को डिफाइन करता है। At the highest post of the country where the head of the state is a hereditary king, तो जो ये हेरिडेटरी किंग की जो विचारधारा है ये रिपब्लिक के ऑपोजिट है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑथोराइज्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर करने की पावर किसके पास है? तो ये है पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 3 के द्वारा ये पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री या उसका नाम
या उसके 2 स्टेट बनाने हो, तो उनमें कुछ चेंजेस करना हो तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन describe the details for new state formation alternation of the boundaries। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 3। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट written that India, that is भारत, shall be union of states। तो इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन। महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट कब क्रिएट हुए थे? ये हुए थे 1960 में। नेक्स्ट है, द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड इन द विच ईयर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य जो हैं वो 2000 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस स्पेशल प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो आर्टिकल 35A है वो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा ज्वाइंड द यूनियन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन। तो ओडिशा को कब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत में जोड़ा गया था? तो ओडिशा को जोड़ा गया था 1950 में। 1950 में ओडिशा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया इन 1949। कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो 1949 में इंडिया में ऐड हुआ है? तो ये हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा 1949 में इंडिया में ऐड हुआ है। नेक्स्ट वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 21, 1972। तो 21 जनवरी 1972 को कौन सा राज्य फॉर्म किया गया था? ये था मेघालय। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? तो ये बना था 1975 में। अगला है, इन विच ईयर गोवा वाज गिवन द ऑप्शन टू मर्ज विथ महाराष्ट्र। गोवा को महाराष्ट्र में मर्ज होने का ऑप्शन किस ईयर में दिया गया था? ये दिया गया था 1967 में। नेक्स्ट, as per the article 7 of the constitution of India, any person who has after migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। तो कौन सी डेट थी? ये था 1 मार्च ऑफ 1947। कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पर्सन इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में माइग्रेट कर गया है तो उसको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 6B फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हैज ए राइट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ही शी माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर एंड she has ordinarily been resident in the territory of India since the date of his migration। यानी कि कौन सी डेट के बाद अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किया है और वो कंटिन्यू 6 मंथ से इंडिया में रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप का राइट है। तो वो डेट कौन सी थी? डेट थी 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ द पर्सन इज ऑर्डिनरीली ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कोई पर्सन कितने टाइम तक, कितने ईयर्स तक इंडिया में रेजिडेंट रहे तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये है 12 ईयर्स। अगर कोई 12 साल तक इंडिया में रह रहा है ऑर्डिनरीली एक रेजिडेंट है इंडिया का, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
आर्टिकल्स 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, आर्टिकल 5 से 11 जो है भारतीय संविधान के, वो किसके बारे में बताते हैं? तो आर्टिकल 5 से 11 हमारे सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसके बाद कौन से एक्ट से प्रोविजन किए गए सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप के लॉस होने के प्रोविजंस कौन से एक्ट में हैं? तो ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि भारत का जो संविधान है उसके भाग 2 में किसके बारे में मेंशन किया गया? तो वो है सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी कंडीशन है जो भारत की नागरिकता लेने के लिए कंप्लीशन नहीं है? तो बर्थ, डायनेस्टी, प्रॉपर्टी एक्विजिशन और नेचुरलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? प्रॉपर्टी एक्विजिशन, क्योंकि प्रॉपर्टी तो जो फॉरेन सिटीजन्स हैं वो भी इंडिया में एक्वायर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ये हमारा आर्टिकल 36, सॉरी क्वेश्चन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर्स राइट टू लाइफ? राइट टू लाइफ ये आता है हमारा आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर आर्टिकल 21A has been included through the 86th amendment of the Constitution of India, under which the provisions of free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years is considered as a fundamental right? आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन का राइट बनाया गया। तो ये कौन से ईयर में किया गया था? तो ये किया गया है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड by introducing a new article in the chapter on fundamental rights in 2002 by 86th Constitution Amendment। तो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन के लिए? आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज मैंडेटरी अप द एज ऑफ, कि भारतीय संविधान के अनुसार कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, तो उसके लिए एज लिमिट क्या है? तो 14 इयर्स तक के बच्चों को इसमें कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी shall be produced before the nearest magistrate within a period of hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया तो उसके पास राइट है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो कितने घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है? तो वो होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स में किसी भी पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है अरेस्ट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। तो ये कौन से ईयर में पास हुआ था? ये हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा राइट है जो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है? राइट टू फ्रीडम आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है,
राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू प्रोफेशन, ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ पासिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने कौन सी कंट्री से इंस्पायर होके लिए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा राइट है जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये एक लीगल राइट है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये किया गया है पार्ट 3 में। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से 12 आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक हैं, तो ये आर्टिकल 35 तक है। Which articles of the Indian Constitution has provisions about the fundamental rights in the Constitution, कि कौन से आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के बारे में बताते हैं, तो आर्टिकल 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 12 से 35। नेक्स्ट है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सब्जेक्ट, तो पार्ट 3 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।